तो भाई अमेरिका तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जिस तरह से बेतरतीबी से वो बातें कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मतलब ट्रेड की समझ डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा है? तो ट्रेडिंग पार्टनर अगर हमसे कहता है कि साहब हम आपको एक अच्छी ट्रीटी दे रहे हैं, हो सकता है हम लोग समझते हो और सही समझते हो कि इसमें कुछ हमारे अंदर कमजोरियां भी हो सकती हैं। ट्रेड है, ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत आता है या हार्ड डिप्लोमेसी के तहत? अगर अमेरिका के पास बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं मेडिसिन और इंजीनियरिंग के, हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास यूनानी मेडिसिन है, हमारे पास उन दिनों की विद्यापीठ है, नालंदा यूनिवर्सिटी है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, दे आर नॉट प्रोडक्ट्स। सो प्रॉब्लम यहीं पे आती है। हमारे पास कुछ टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स के गेट बंद हैं। अमेरिका सिर्फ एक डेमोक्रेसी नहीं है, एक इंस्टीट्यूशंस का भी नाम है जो वर्ल्ड क्लास है। डोनाल्ड ट्रंप पर अगर हम आए, वो कहते हैं मोदी जी ने कहा, अनुरोध किया तो मैं तैयार हो गया। इस तरह की ट्रेड डील से हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं या सुधरते हैं? आई एम कंफ्यूज्ड। देखिए, इंडिया वो कंट्री है जिसने आज तक किसी कंट्री पर अटैक नहीं किया है। हम पर अटैक हुआ है। पाकिस्तान के साथ मैंने थोड़ा डील किया हुआ है, वो उनकी आईएसआई है जो गोएबल्स की पार्टी है, झूठ को सच बनाने वाली और क्या नहीं करने वाली बोलने की ज़रूरत नहीं है। ड्रग्स आते हैं अफगानिस्तान के बेस्ट क्वालिटी के, जो कनाडा और यूएस जाते हैं यहाँ से होते हुए ट्रांजिट पॉइंट इंडिया का। अब आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के वर्ड्स को देखिए आप। सिंदूर एक लेडी की जो डिग्निटी होती है उस पर लगाया गया है सिंदूर। पाकिस्तान के पास क्या जवाब है इसका? और बताना पड़ेगा कि तुम कुछ गलत काम करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जो गवर्नमेंट की बदमाशी होती है, जो वहाँ से ड्रग्स आती हैं, जो वहाँ से फायर आर्म्स आते हैं, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे ना। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बॉर्डर पर बहुत चौकस रहना पड़ेगा। क्या मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए? क्या हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं? ट्रक बॉर्डर्स पर खड़े रहते हैं, सब्जियां सूख जाती हैं, ट्रक नहीं निकल पाते, लोग नहीं निकल पाते। जिन चीज़ों पर बहुत हाई टैरिफ होती थी या जिन चीज़ों पर इंडिया बिल्कुल दरवाजे बंद रखता था या यूरोप बंद रखता था, भारत आज एक नए दौर की कूटनीति में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ हम यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ ट्रेड डील्स कर रहे हैं। कई मार्केट खुल रहे हैं, सप्लाई चेन रीडिफाइन हो रही है, लेकिन सवाल है कि क्या यह सिर्फ व्यापार है या यह भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की एक नई रणनीति है? क्योंकि हार्ड डिप्लोमेसी में तो हम जानते हैं कि डिफेंस अग्रीमेंट्स, बॉर्डर प्रोटेक्शन, निवेश, आतंकवाद जैसे चीज़ें आती हैं, लेकिन क्या असली शक्ति वहाँ बनती है जहाँ संस्कृति हो, भाषा, लोक कथाएँ, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हों। आज हमारे साथ हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पूर्व निदेशक और सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जानकार सैयद अख्तर महमूद साहब। आपका स्वागत करना चाहूँगी। धन्यवाद मैडम। सॉफ्ट डिप्लोमेसी सर, ये एक बहुत ही खूबसूरत टर्म है और जब चारों तरफ खबरें हैं कि ट्रेड डील्स की बातें हो रही हैं, तो समझना चाहूँगी कि क्या ये जो ट्रेड है ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत आता है या हार्ड डिप्लोमेसी के तहत? देखिए, सॉफ्ट पावर पर थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि सॉफ्ट पावर प्रोफेसर जोसेफ नाई ने शुरू किया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, आई थिंक 1911 की बात है ये। और उनका ये मानना था कि सॉफ्ट पावर से वो चीज़ें हो जाती हैं कूटनीति से जो शायद हार्ड डिप्लोमेसी से नहीं हो पाएंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, हार्ड पावर डिप्लोमेसी जो होती है वो एंटी टेररिस्ट एक्ट को कवर करती है, वार्स एंड पीस को कवर करती है, बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करती है, डिफेंस को डिफ़ाइन करती है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को डिफ़ाइन करती है, ये सब। लेकिन इनके पीछे एक ह्यूमन एंगल भी होता है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं, भारत का जो कल्चर रहा है, सिल्क रूट या जीटी रूट, क्या वो सिर्फ रूट थे? क्या वो सिर्फ ट्रेड थे? बहुत पुरानी कहानी हो गई, लेकिन तब भी वो क्यों रेलिवेंट थे मैडम? क्योंकि उसमें सॉफ्ट पावर मिला हुआ था। जो लोग सिल्क रूट से ट्रैवल करते थे, ट्रेड करते थे, वो भारत के स्पाइसेस को भी लेके जाते थे, जिसको अरब की दुनिया एक अलग कैटेगरी में रखती थी कि स्पाइसेस जो होते हैं बेस्ट क्वालिटी के वो इंडिया से आते हैं। तो सॉफ्ट पावर ही तो था। कोई लड़ाई तो थी नहीं, कोई एग्रीमेंट तो था नहीं, फिर भी यहाँ से किश्तियाँ भर के जाती थी और वहाँ से कुछ और गोल्ड या सिल्वर या बुलियन लेके आती थी। शुरुआत तो वहाँ से सिल्क रूट से आप कह लें, जीटी रूट से आप कह लें। समय बदलता गया है, वक्त बदलता गया है, टाइम्स हैव चेंज्ड। आज के दिन कोई भी फॉरेन पॉलिसी किसी कंट्री की देख लें आप, उसका जो कोर मैटर होता है वो ट्रेड होता है। ऑफ कोर्स डिफेंस और एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़, बॉर्डर अलग चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है,
लेकिन जिस पे सॉफ्ट पावर चलता है वो ट्रेड हो जाता है। ट्रेड क्या है? ट्रेड का मतलब है कि हम आपको कुछ निर्यात करेंगे और आपसे कुछ हम आयात करेंगे। आप जो आयात हमें देंगे उससे हम यहाँ पर क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए, क्या हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन कर सकते हैं, और क्या हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि भारत किस संस्कृति का प्रतीक रहा है। व्हाट हैव वी गिवन टू द वर्ल्ड। वो एक है ना, वसीम बरेलवी का शेर है कि कौन सी बात कहाँ और कैसी कही जाती है, कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो अगर हर बात सुनी जाती है। बहुत खूब। लेकिन हम आएंगे एक एक कई सवाल हैं, लेकिन ये जो ट्रेड डील है जिसको जैसे हमने यूरोपियन यूनियन के साथ किया तो हमने कहा मदर ऑफ ऑल डील्स, अमेरिका के साथ हुआ तो डैडी ऑफ ऑल डील्स। तो आप इसको मान रहे हैं कि ये डैडी ऑफ ऑल डील्स है और इससे सॉफ्ट पावर जो है वो इन्हांस होगा? देखिए, ट्रीटी तो हो गई है लेकिन ट्रीटी रेटिफाई नहीं हुई अभी, और यूरोपियन यूनियन के साथ जो हुई वो भी साल के एंड में ही पता चलेगा जब उनकी पार्लियामेंट रेटिफाई करेगी, मतलब 2027 के जनवरी से जाके समझ में आएगी बात। लेकिन एक खाका बन चुका है, एक ढांचा बन चुका है। अगर यूरोपियन यूनियन को ये था कि साहब भारत में टैरिफ बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं राजस्व विभाग का अधिकारी रहा हूँ कस्टम का, और मैंने बॉर्डर्स को डील किया है, मुझे मालूम है नॉन टैरिफ बैरियर बहुत मतलब सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ट्रक बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं, सब्जियां सूख जाती हैं, मर जाती हैं, मुरझा जाती हैं, ट्रक्स नहीं निकल पाते, लोग नहीं निकल पाते, एक पासपोर्ट को लेके लोग 4-4 दिन बिठा दिए आते हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम दूर कर देते हैं तो हम 100% श्योर हैं कि ये जो इंटेंशन है इसका, मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स, वो एक कंसेप्ट है। उसको आप एक एक चीज़ के परसेंटेज में जाइएगा तो शायद टाइम लगेगा उसको समझने में, लेकिन कंसेप्ट क्या है कि ये एग्रीमेंट जैसे 1991 को आप देखेंगे जिस वक्त इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था, ये उसी टाइप का एक छोटा सा कंसेप्ट है कि साहब दरवाजे खुल रहे हैं। जिन चीज़ों पर बहुत हाई टैरिफ होती थी या जिन चीज़ों पर इंडिया बिल्कुल दरवाजे बंद रखता था या यूरोप बंद रखता था, वो खुल रहे हैं। तो मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट तो हो जाएगा ना, समय की वेट कीजिए। सिमिलरली जो अमेरिका के साथ हमारी डैडी ऑफ ऑल ट्रेड्स, फादर ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं, तो भाई अमेरिका तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ट्रेडिंग पार्टनर अगर हमसे कहता है कि साहब हम आपको एक अच्छी ट्रीटी दे रहे हैं, हो सकता है हम लोग समझते हों और सही समझते हों कि इसमें कुछ हमारे अंदर कमजोरियां भी हो सकती होंगी। अगर वो 18% टैरिफ है, यहाँ 0% टैरिफ है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ देखिए ये कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन इंडिया में सिर्फ गुड्स ट्रेड नहीं होते, सर्विसेज भी ट्रेड होती हैं, सॉफ्ट पावर भी ट्रेड होता है। यहाँ से एजुकेशनल एस्पिरेंट्स जाते हैं बाहर, एक पूरा का पूरा डायस्पोरा खड़ा है हमारा, एक पूरा का पूरा एक विंग खड़ा है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर। वो सारे बिजनेस और इंडस्ट्री को हमारे यहाँ से बेहतर जानते हैं उस कंट्री में, अमेरिका में। अगर वो इसके साथ इन्वॉल्व होंगे तो हम 100% श्योर हैं कि धीरे धीरे करके ये वाकई एक बहुत बड़ी ट्रीटी बन जाएगी। बट आई ऑलवेज थॉट कि जैसा आप कह रहे हैं कि ये सॉफ्ट पावर में आता है ट्रेड, लेकिन जिस तरह की खबरें हमने देखी और जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट रही डोनाल्ड ट्रंप की, या तमाम देशों पर, वेनेजुएला पर और ईरान पर और भारत पर कह देना कि हम मतलब 100% टैरिफ लगा देंगे, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब एक हार्ड पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक हार्ड डिप्लोमेसी है। हाउ डू यू लुक एट इट? Absolutely right you are. And I remember a quote from, I think, some eminent novelist, Maya Angelou. She has said that people will forget what you say. People will forget what you do. People will never forget how you treat them. तो अगर ये अमेरिका के जो इस वक्त महानायक हैं, वो अगर ये इस बात को समझ लें कि हाउ डू दे ट्रीट द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो शायद उनकी सारी ट्रीटीज़ और उनकी सारी जो एग्रीमेंट्स हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगी। आपका कहना बहुत वाजिब है कि ये डाउट हमेशा बना रहेगा कि कब वो बैकफायर होगा, कब वो पीछे जाएंगे, कब वो कुछ ऐसी चीज़ कह देंगे जो आज के दिन बिल्कुल सामने नहीं है। बट वी हैव टू टेक दैट रिस्क, इसलिए कि इंडिया एंड अमेरिका आर टू ग्रेट डेमोक्रेसीज विच आर मैच्ड अगेंस्ट ईच अदर। अगर अमेरिका के पास बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं,
अगर अमेरिका के पास बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं मेडिसिन और इंजीनियरिंग के, हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास यूनानी मेडिसिन है, हमारे पास उन दिनों की विद्यापीठ है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद की बनाई हुई ICCR है, जो दुनिया की किसी भी चीज़ को मैच कर सकती है, कल्चर में, सॉफ्ट पावर में, कोई हर एक में। तो अमेरिका को आज नहीं तो कल ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब ठीक है, उनकी हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल आ रही है कम टैरिफ पे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब हम उसको कहाँ तक ये गार्नर कर सकते हैं कि उससे हम मार्केटिंग करके जॉब क्रिएट कर दें लोगों के लिए, वो बिकने लगे, लोग जो इंडियंस जो अनएम्प्लॉयड हैं वो कुछ ले लें, तो अच्छी बात। मुझे तो ये लग रहा है जैसे अभी आपने जिक्र किया हार्ले डेविडसन का, तो बिकॉज दैट इज़ अ प्रोडक्ट, बट हमारे पास हमारा कॉन्सेप्ट है। वी आर टॉकिंग व्हाट यू मेंशन, चाहे यूनानी मेडिसिन का हो या आयुर्वेदा का हो या योगा का हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, दे आर नॉट प्रोडक्ट्स। सो प्रॉब्लम यहीं पे आती है। नहीं मैडम, प्रॉब्लम नहीं आएगी मैडम, इसलिए कि इन चीज़ों की जो एक वहाँ पे सिंबलाइजेशन कह सकते हैं आप उसको, या जो उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं बाहर, योगा है। योगा भी तो कंसेप्ट ही था, पर आज के दिन दुनिया योगा को क्यों फॉलो कर रही है, क्यों योगा डे मनाया जा रहा है? ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी का तो देन है ही, पर इसके पीछे जो कंसेप्ट था वो कार्यान्वित हुआ, वो एक्टिवेट हुआ थ्रू एवर एम्बेसीज, थ्रू पहुंचा ये दुनिया में। तो उसी तरह से आयुर्वेद भी कंसेप्ट ही नहीं रहेगा, ये आगे जाएगा और इससे वहाँ की चीज़ों को बहुत एक होलिस्टिक फ़ायदा मिलने वाला है। इसके लिए प्लानिंग चाहिए मैडम। इसके लिए जो हमारे आर्किटेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी हैं जो बना रहे हैं, दे मस्ट स्पेशलाइज विथ सच सम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर टेक्निकल बैकग्राउंड। वो ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका टेक्निकल बैकग्राउंड पे चलता है, जनरलाइजेशन पर नहीं चलता है, यूरोप भी नहीं चलता है। तो अगर वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की चीज़ हमें दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हम उसको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी उनके आने वाले हैं। हमारे यहाँ से भी तो हो सकता है बहुत कुछ। हमारा जो मछली का कल्चर है जो हम बाहर भेज सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम बाहर भेज सकते हैं, रॉ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो हम बाहर भेज सकते हैं, ये तो प्रोडक्ट्स हैं, इनको तो बाहर भेजें। यहाँ की दाल, यहाँ के चावल, वर्ल्ड में बासमती राइस जो है वो बिरयानी में और पुलाव में खूब यूज़ हो रहे हैं। वाई नॉट इन अमेरिका, वाई नॉट इन कनाडा, वाई नॉट इन रशिया? आई हैव बीन टू मॉस्को रिसेंटली and I met the Indian ambassador, His Excellency, and he told me कि why don't you promote Indian products if you are working as a consultant for some company? आप बासमती राइस को, शुगर को और मसालों को यहाँ प्रमोट कीजिए। तो वो तो प्रोडक्ट्स ही तो है मैडम। अब ठीक है, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली प्रोडक्ट ज़्यादा है, हार्ले डेविडसन ज़्यादा आएगी या मशीन ज़्यादा आएंगी। हमारे यहाँ से एक कंसेप्ट जाएगा जो वहाँ पे प्रोडक्ट बन के आगे जाएगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे, मेडिसिन के प्रोडक्ट्स होंगे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के प्रोडक्ट होंगे, फ्रूट्स के प्रोडक्ट्स होंगे, और धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें जो हम इंडिया में बनाने लग गए हैं, अब टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने लग गए हैं। बाइसिकल हैं, बाइसिकल यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, एक से एक बाइसिकल आप पूरे दुनिया में देखिए लोग चला रहे हैं। तो हमारी बाइसिकल क्यों ना चलाएं वो लोग? एक अच्छे रेट पर हम दें, अच्छी तरीके से दें। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जो टेक्सटाइल्स हैं, इंडिया के एक से एक टेक्सटाइल्स हैं जो ज़माने कदीम से चले आ रहे हैं। वो कहते थे ना, ढाका की मलमल एक अंगूठी से निकलती थी, तो वो मलमल आज के दिन आप भेजिए तो बाहर, फिर देखिए कि कैसे नहीं एक्सपोर्ट होता है। आई थिंक, जो मेरा मानना है, जो मेरा तजुर्बा कहता है, हमारे पास कुछ टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स के गेट बंद हैं। ये ट्रीटीज़ और इसके अंदर अगर जो इच्छा है गवर्नमेंट की, जो हो रही है, जो दिख रही है, वो खुल जाएगा दरवाजे। आप यकीन मानिए, जो मेरा यकीन है, हमारा ट्रेड वर्ल्ड में एक बहुत कामयाब ट्रेड माना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 1987 में एक बुक लिखी थी, द आर्ट ऑफ द डील, और वो मतलब 87 मतलब कितने साल हो गए आप कह लीजिए? 38 ईयर्स, अप्रॉक्स 40 ईयर्स। सो 40 साल पहले जो उन्होंने किताब लिखी थी, वो आज भी उनकी समझ, मतलब वो मान रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं क्योंकि मतलब जिस तरह से बेतरतीबी से वो बातें कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मतलब ट्रेड की समझ डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा है? मुझे मैं पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहूँगा मैडम। मैं अमेरिकन कल्चर और अमेरिकन बैकग्राउंड पे जाऊँगा। वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस को चलाते रहे हैं। अमेरिका सिर्फ एक डेमोक्रेसी नहीं है, एक इंस्टीट्यूशंस का भी नाम है जो वर्ल्ड क्लास है। उनकी जुडिशरी, उनकी गवर्नमेंट, उनका पेंटागन, उनका एजुकेशनल सिस्टम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़, ये किसी प्रेसिडेंट की मोहताज नहीं है कि जो प्रेसिडेंट आ जाएँ उनके किताब लिखने पर ये चलेंगी। ये चलती आई हैं सदियों से और आगे भी चलेंगी, बिकॉज अमेरिका रिप्रेजेंट्स फ्रीडम, अमेरिका रिप्रेजेंट्स एनर्जी। तो ठीक है, अलग अलग राष्ट्रपति आए हैं, उनकी अलग अलग छाप होगी,
इनकी भी होगी डेफिनेटली, पर ये परमानेंट होगी और ये परमानेंट इसको टच करके जाएंगे, इस पर तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि शायद ऐसा But how uniquely is India positioned at the global level? If you ask me, madam, I feel that as on date, India is a very big country. छोटा country नहीं है. India, I think, is one of the countries in the world जहाँ every 500 kilometers the food changes, the dress changes, the language changes, and the people's voice changes. नॉर्थ ईस्ट को ले लें, कश्मीर को ले लें. जब इतने बड़े कंट्री को आप वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेंगे तो द कंट्री डाइवर्सिटी एंड साइनर्जी हैज़ टू बी प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड. और इतना तो हमें मानना पड़ेगा कि आज के दिन दुनिया हमारी बातों को सुन रही है और समझने की भी कोशिश कर रही है, बिकॉज वी आर पावर्ड बाई वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. हम कुछ भी कह लें यहाँ पे, मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ कि साहब संविधान खतरे में पड़ जाता है या सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये चीज़ें लोकल कंजम्पशन के लिए बनती हैं जहाँ तक मुझे पता है, और हो सकता है बाहर भी कुछ असर डालती हों, कुछ गलतियाँ भी बताती हों, कोई ज़रूरी नहीं, सच्चाई भी कुछ हो. लेकिन बाहर में क्या यही चीज़ प्रोजेक्ट हो रही है? बाहर में प्रोजेक्ट हो रहा है वाइब्रेंट इंडिया, बाहर में प्रोजेक्ट हो रहा है टूरिज्म बेस्ड इंडिया, बाहर में प्रोजेक्ट हो रहा है इंडिया जिसके पास आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है. आप देख लीजिए, इतना बड़ा हो रहा है, वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं. वो क्यों आएंगे इंडिया अगर उनको इंडिया के सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं होगा? वाई विल दे एवर लाइक टू कम टू अटेंड सच ए बिग कॉन्फ्रेंस इन इंडिया? एंड देयर हैव बीन G20 देख लीजिए, अभी हुआ था. G20 में IMEC का कंसेप्ट आया था मैडम, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर. Why was it introduced? Brilliantly by the Indian government and by the Honorable Prime Minister. Why? The reason was to counter the Belt Initiative of China. उनका जो Belt and Road Initiative चला था जिसके थ्रू वो पाकिस्तान को कर रहे थे. Here is IMEC to counter it. आप यहाँ से ट्रेड को एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के थ्रू ले जाएंगे और यूरोप पहुँचा देंगे. From Bombay by sea, from Saudi Arabia to Haifa by sea, from Haifa by road, and finally to Europe through multimodal transport. तो क्या ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट और ट्रेड ही होगा? ये कल्चर भी जाएगा साथ साथ. इसके साथ एक बैगेज बनेगा जो सब कुछ लेके चलेगा आगे. And that will be the India which is the real India. That the world will understand कि because हम अभी फैले कहाँ हैं, गए कहाँ हैं बाहर, अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे. और हम प्रे करते हैं कि हम रहे ना रहे, कम से कम ये चीज़ अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर ज़रूर पहुँचे. नॉट ओनली टू मैच द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल पावर्स, ऑल्सो टू शो हाउ क्रिएटिव इंडिया कैन बी. तो जब हम किसी देश के साथ डील करते हैं, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर में बैलेंस कैसे बनाते हैं? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है मैडम, और यू कांट लूज़ वन अगेंस्ट द अदर. किसी को भी आप ढीला करेंगे तो ख़राब हो जाएगा. ख़ास करके हार्ड पावर तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे नेबर्स हैं, हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. टेररिज्म, बॉर्डर प्रॉब्लम्स, वहाँ की इलेक्शन के जो स्पिल ओवर्स हमारे यहाँ आते हैं, या जो वहाँ की फंडामेंटलिज्म हमारे यहाँ आती है, या उनकी जो बॉर्डर मेंटेलिटी है कि ज़मीन यूज़अप कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, या टेररिज्म को बढ़ावा दे दो. आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी, बट दीज आर द प्रॉब्लम्स. They can never be countered by soft power. For that, you require a very strong defense and home mechanism, which I am sure India is gradual. लेकिन हाँ, उस defense और इस mechanism में one has to be sure that it does not diversify from the secular and the constitutional mandate which India had. वही चीज़ हमको आगे लेके जाएगी कि हमारे जो constitution का base है, वो हम देखिए, इंडिया वो कंट्री है जिसने आज तक किसी कंट्री पर अटैक नहीं किया है. हम पर अटैक हुआ है और हमने डिफेंड किया है. आई थिंक दैट स्पीक्स एवरीथिंग इन हिस्ट्री एंड वी आर प्राउड ऑफ इट. आई एम प्राउड ऑफ इट. इसको लेके आगे चलना है. साथ साथ सॉफ्ट पावर इसलिए लेके चलना है कि ट्रेड उससे जुड़ी हुई है. साथ साथ इसलिए चलना है कि हमको वर्ल्ड के लिए पब्लिक ओपिनियन भी अपने फेवर में लाना है. हमारे जो ICCR के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं या जो फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिन पर भारत की गवर्नमेंट खर्च करती है इतना, मैं वहाँ काम कर चुका हूँ और उनकी वो देख चुका हूँ. वो जब यहाँ से लौटते हैं तो वो हमारे अनऑफिशियल एम्बेसडर्स होके जाते हैं. एंड व्हेन दे रीच सीट्स ऑफ पावर इन देयर ओन कंट्रीज, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और व्हाटएवर, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट इंडिया. दे विल ऑलवेज हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. दैट इज़ आवर अचीवमेंट इन सॉफ्ट पावर. हमारी टूरिज्म, हमारे खाने, हमारी फिल्में, हमारा कल्चर, हमारी ट्रेड, हमारी एम्ब्रॉयडरी जब बाहर पहुँचेगी,
आप यकीन मानिए द वर्ल्ड विल ग्रेजुअली इज एंड विल बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया इन अ मच मोर वेलकम मैनर। तो आपने जैसे कहा कि ट्रेड फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए वो सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आता है, लेकिन जब हम ट्रेड को कूटनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर देते हैं तो गलती क्या होती है, इसको कहाँ होती है? देखिए, ट्रेड को ड्यू इम्पोर्टेंस मिलना ज़रूरी है, पर ट्रेड ही सब कुछ हो जाए ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए कि ट्रेड तब होता है जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहती है दो कंट्रियों के बीच। अगर दो कंट्रियों के बीच टेंशन है तो ट्रेड कहाँ लेके जाएगी आपको? जब तक दूसरा कंट्री भी हमें ना पहचाने, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, जब तक वो इंडिया की जो एक सिंबॉलिक स्ट्रेंथ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, जब तक उसको ना पहचाने तो हमारी सॉफ्ट पावर काम नहीं कर पाएगी। तो सॉफ्ट पावर तब आती है जब हमारे रिलेशंस अच्छे बने रहते हैं, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल रहते हैं, या एटलीस्ट एक डायलॉग चलती रहती है, तो सॉफ्ट पावर भी साथ साथ जाता है। इसको आप बैक चैनल डिप्लोमेसी कह लीजिए, इसको आप सॉफ्ट पावर कह लीजिए, इसको आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कह लीजिए। नेपाल में हुआ है, मैंने किया है, मैं नेपाल में रहा हूँ, मैंने किया है वहाँ सॉफ्ट पावर, और देखा है कि कैसे पब्लिक ओपिनियन धीरे धीरे इंडिया की तरफ आता है। उनके अर्थक्वेक के टाइम में हम लोगों ने काम किया था, ये सॉफ्ट पावर ही था कि हम लोगों ने पूरी रिलीफ पहुँचाई थी। उसी तरह से बड़े बड़े देशों के साथ, बड़े बड़े कंट्रियों के साथ जो इंडिया के आज ट्रेड डील्स हो रही हैं, उसमें ये सॉफ्ट पावर ज़रूर साथ चलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वन हैज़ टू इंश्योर that the territorial sovereignty of India, that the constitutional base of India, its strength and its integrity is never diluted or challenged. अगर हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे देखें तो जैसे पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करता है। सो जब ये सॉफ्ट पावर से क्या हम इसको काउंटर कर सकते हैं, ये जो नैरेटिव पाकिस्तान या कोई भी हमारा पड़ोसी मुल्क जो बिल्ड करने की कोशिश करता है, कैन इट बी काउंटर्ड यूजिंग द सॉफ्ट पावर? सॉफ्ट पावर काम ज़रूर करेगा, लेकिन देखिए पाकिस्तान के साथ मैंने थोड़ा डील किया हुआ है। मैं अटारी बॉर्डर पे पोस्टेड था और मैं दो तीन बार ऑफिशियली गया हूँ इस्लामाबाद और लाहौर। 3-4 लेयर में डील करना पड़ेगा। पहला लेयर जो होता है वो उनकी ISI है, जो गोएबल्स की पार्टी है, झूठ को सच बनाने वाली और क्या नहीं करने वाली, बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा लेवल आर्मी है उनकी, तीसरा लेवल गवर्नमेंट है उनकी, चौथा लेवल ट्रेड है उनका, और पांचवा लेवल पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है। तो हमें हर लेवल पे उनको डील करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी करें, हमारे साथ लोग जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप में बहुत लोग का मैसेज आएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट की बदमाशी होती है, जो वहाँ से ड्रग्स आती हैं, जो वहाँ से फायर आर्म्स आते हैं, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे ना। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बॉर्डर पर बहुत चौकस रहना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि तुम कुछ गलत काम करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। वही बैलेंस है, और वो बैलेंस डे टू डे होगा, लॉन्ग रेंज में नहीं होगा। बिकॉज हर दिन वहाँ की जो ISI के जो लोग हैं वो बदलते हैं पैटर्न। कभी ट्रेन का यूज़ करते हैं, समझौता एक्सप्रेस जब चलती थी, कभी ट्रक्स का यूज़ करते हैं जो आता था, ये मैंने देखा हुआ है। कभी लोगों के साथ बीच में भेज देते हैं, ड्रग्स आते हैं अफगानिस्तान के बेस्ट क्वालिटी के, जो कनाडा और US जाते हैं यहाँ से होते हुए ट्रांजिट पॉइंट इंडिया का, आपको वो भी रोकना है। आपको उनकी जो टेररिज्म भेजते हैं वो काउंटर कर, उसको भी रोकना है, और साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और जेन्युइन ट्रेड को भी बढ़ावा देना है। बिकॉज हमारा कल्चर बहुत कुछ एक है, खाना पीना, ज़बान, पंजाब इधर और उधर, बहुत कुछ एक है, तो वो तो रहेगा, और उसके लिए बहुत लोग आपको वेल विशर मिलेंगे, बट वो एक कैनोपी से कवर्ड होना चाहिए जो हमारी सॉवरेंटी और हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कायम रखे, तभी ये चलेगा। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप पर अगर हम आए, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अभी ये ट्रेड डील की बातें होने के बाद भी, 18% पर होने के बाद भी, वो कहते हैं मोदी जी ने कहा, अनुरोध किया तो मैं तैयार हो गया। मतलब ये इस तरह की ट्रेड डील से हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं या सुधरते हैं? आई एम कंफ्यूज्ड। नहीं, बिगड़ेंगे तो नहीं, ये तो मैं आपको एज ए गारंटी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा तजुर्बा है, मैंने ट्रेड डील किए हैं, कई कंट्रीज बिम्स्टेक टॉक्स में किया है। ट्रेड डील इंस्टीट्यूशनल होता है। आज जो गवर्नमेंट पावर में इंडिया में है और आज जो गवर्नमेंट पावर में US में है, वो कल रहेगी कि नहीं रहेगी कोई नहीं जानता है, लेकिन ट्रेड डील रहेगी। उसके फाइनल पॉइंट्स, नुआंसेस चेंज हो सकते हैं। हाँ, एक डर बहुत बड़ा रहता है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, कि अगर वहाँ के कोई जो गवर्नमेंट के हेड है वो ये कह दे कि साहब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट की और ये किया। मैं तो नहीं मानता इन चीज़ों को, बिकॉज मैंने बहुत नज़दीक से गवर्नमेंट में काम किया और देखा है।
वो नेसेसिटी ऑफ द आवर होती है। अगर हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ डील हो चुका है, अगर हमारा यूएई के साथ डील हो चुका है, न्यूजीलैंड के साथ हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है, तो यूएस कितने दिन आके बंद करके रहेगा? सिर्फ हम ही को यूएस की ज़रूरत नहीं है, यूएस को भी हमारी ज़रूरत है। हम इतना बड़ा एक्सेस मिलता है उनको इंडियन मार्केट का। वो साथ में ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान ने कहा है कि वो रशिया के साथ तेल नहीं, रशिया से नहीं लेगा। सो इस तरह का प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है? नहीं, प्रेशर बिल्ड करना गलत है। और जैसे अभी कल परसों में अपने डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि हम किससे क्या खरीदेंगे, वो हमारा अपना आउटलुक है, उन्होंने साफ बोला है। हमारे तरफ से बोल्ड स्टेटमेंट्स तो जाते ही हैं, लेकिन अभी तक फाइन पॉइंट में द डेविल लाइज इन द डिटेल्स, लेट द डिटेल्स कम, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। लेकिन हम श्योर हैं कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो इंडियन स्टेट है वो किसी हाल में भी कैपिचुलेट करके कोई काम नहीं करेगी। आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। अब आई एम 100% श्योर कि आपने इसके हाइलाइट्स देखे होंगे इस ट्रेड डील के। तो जितनी हमारे पास अवेलेबल है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और उसके हिसाब से विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये किसान के हितों के खिलाफ है, या ये एक अप्रोप्रिएट या बैलेंस्ड ट्रेड डील नहीं है। सीइंग द हाइलाइट्स, हाउ डू यू रेट इट? देखिए, अगर आप मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और अगर आपके दिन, आज के दिन एक बहुत फ्रैंक रिस्पांस आप मेरे से एक्सपेक्ट करेंगी, तो मैं भी कहूँगा कि मैंने अभी कहा था द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। वो डिटेल्स सामने नहीं है, लेकिन ये डर है कि साहब अमेरिकन फार्मर्स को क्या पूरी की पूरी इंडियन मार्केट मिल जाएगी, हर चीज़ वहाँ। उनके यहाँ एक बड़ी अजीब चीज़ होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको जीएमओ कहते हैं। मैंने जीएमओ का कोर्स किया है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। उसमें अगर 10 आइटम में जीएमओ लगा है तो 5-6 आइटम तो आपको बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में अलग अलग, चाहे कोकम्बर है या कुछ ब्रिंजल है, उसमें यह भी डर है कि कैंसरस ग्रोथ होता है जो आर्टिफिशियल होता है। तो हर चीज़ अमेरिका की जो है हमारे यहाँ अगर आएगी तो हम नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ एक सिस्टम होना चाहिए स्क्रूटनी करने का। वो अभी हम वी आर आई थिंक वी विल बी एबल टू पुट इन प्लेस। Now that we will be putting in place, because मैं कस्टम में रहा हूँ, मुझे मालूम है कस्टम की एजेंसी में कई एजेंसी शामिल हो जाएंगी और वो कहीं ना कहीं चेयर, प्लस जो इंडियन गुड्स वहाँ जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हमें ये भी देखना है एक 6 months के पीरियड में, 1 साल के पीरियड में, हाउ वेल दे आर वेलकम्ड एंड हाउ वेल दे आर कंज्यूम्ड ओवर देयर। आर दे बीइंग कंज्यूम्ड या फॉर द सेक ऑफ ट्रीटी जा रहे हैं? जैसे मुझे याद आ रहा है कि हमारी पिछली मुलाकात में आपसे मैंने कहा था कि अमेरिका जो पहुंचे भारत के आम, उनको वापस भेज दिया गया था। ट्रक के ट्रक सब वापस लौट आए थे। और अभी आपने जिक्र किया कि आप कस्टम्स में रहें तो एक सिस्टम होता है टू स्क्रूटनाइज। वो थोड़ा मैं चाहूँगी आप इलेबोरेट करके बताएं वो उन दर्शकों के लिए जो ये नहीं जानते कि जब हमारे देश में गुड्स एंटर करता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो कस्टम की एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है। तो जैसे हम कहते हैं ना अभी कि मदर ऑफ ऑल ट्रीटीज़, फादर ऑफ ऑल ट्रीटीज़, तो कस्टम इज़ दी फादर एंड मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, इफ आई कैन पुट इट दैट वे। व्हाई? बिकॉज कस्टम ही एक इंटरनेशनल बॉर्डर बैरियर है, जहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी पॉइंट्स हैं, जहाँ वाइल्ड लाइफ के भी पॉइंट्स हैं, जहाँ आरबीआई के भी पॉइंट्स हैं कि कितनी करेंसी आ सकती है, होम डिपार्टमेंट के भी पॉइंट्स हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो इंडिया में लाए, कौन सी किताब है जो ना लाई जाए। तो वी सेट इन मोशन ए सॉर्ट ऑफ व्हाट आई कैन से वेरियस सेक्टर्स, जिसमें कस्टम इज ओनली कोऑर्डिनेटिंग। कस्टम्स का एक अपना छोटा सा रोल है कि भाई कोई गलत चीज़ मत ले आओ। पर अगर कस्टम के पास आ रहा है कि साहब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया या जेनेटिक फैक्टर है, उसको भी चेक कर लो, तो वो भी हमारे टेस्टिंग लेबोरेटरीज करती है। हमारी CRCL लेबोरेटरी है, सेंट्रल रेवेन्यू कस्टम्स लेबोरेटरीज, चेकिंग लेबोरेटरीज, उनके यहाँ गुड्स जाता है। हमें उसको फास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम थोड़ा डिले करते हैं। मैं जानता हूँ, अगर कोई लाइफ सेविंग ड्रग आ रही है बड़े क्वांटिटी में, जिससे कैंसर का या कोई ऐसी चीज़ का इलाज है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू डिटेन इट फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड जस्ट ऑन द प्रिटेक्स्ट कि वो सैंपल टेस्टिंग के लिए गया है और वो आएगा 10 दिन में। वी हैव टू बी मोर ह्यूमन, वी हैव टू रिलीज इट ऑन प्रोविजनल बॉन्ड, कुछ टेस्टिंग करा दिया जाए और उनको डिटरेंट बॉन्ड दिया जाए कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वी विल चार्ज हैवी पेनल्टी ऑन यू एंड वी विल पेनलाइज यू। तो इस तरह की जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसको कम होना है। बट बिलीव मी, जो भी गुड्स बाहर से आएंगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आएगा, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल वेलकम पैसेज मिला हुआ है कि उतरो हवाई जहाज से और मंडी में घुस जाओ।
उसके बीच कस्टम खड़ा है और वो कई चीज़ों को पूछेगा। कई एजेंसीज कस्टम के साथ खड़ी हैं, वाइल्ड लाइफ खड़ा है, मैंने बताया आपको, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खड़ा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ से सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है। तो वहाँ वो आएंगी, आप यकीन मानिए, आई कैन अश्योर द रीडर्स, व्यूअर्स फ्रॉम हियर दैट it will be absolutely on the level of international scrutiny, and only the best will come to India. एक तो होता है कि बैलेंस, मेरा सवाल था कि संतुलन कैसे बनाए सॉफ्ट हार्ड डिप्लोमेसी में। संतुलन बनता कैसे है वो तो आपने बताया, लेकिन भारत इसमें कितना संतुलित है अगर हम हार्ड डिप्लोमेसी और सॉफ्ट डिप्लोमेसी दोनों को देखें? सो हाउ ब्यूटिफुली आर वी मैनेजिंग इट? देखिए, इसके लिए हमें शुरू से जाना पड़ेगा, पंडित नेहरू के टाइम से पंचशील, उसके बाद अलग अलग प्रधानमंत्री आए, वो बदलता गया। चाइनीज़ वॉर के बाद वो डिप्लोमेसी चेंज हो गई, वो टेरिटोरियल सॉवरेंटी और स्ट्रेंथ पे भी आ गई। उसके पहले था लिव एंड लेट लिव पंचशील, जो नेहरू जी ने किया था और सही किया था उन दिनों। उसके बाद अलग अलग गवर्नमेंट्स आई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में हमारा पोखरण एक्सप्लोजन हुआ टू शो अवर स्ट्रेंथ। मनमोहन सिंह के टाइम में दी फ्लड गेट्स वेयर ओपन फॉर द इंडियन इकोनॉमी टू गेन स्ट्रेंथ, 1991। 2001 में और 2004 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी, न्यूक्लियर डील चली थी। उससे क्या फ़ायदा हुए हमें? बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं न्यूक्लियर पॉलिसी में, तो हम एक स्ट्रेट जैकेट में नहीं डाल पाएंगे। बट ऑल ऑफ देम मोर और लेस एक्सेप्ट 1991 वेयर हार्ड पावर, ऑल ऑफ देम। क्योंकि उसमें क्या था? उसमें था कि साहब बॉर्डर्स को संभालना है, कोई फॉरेन इंडिया के साथ जो दुश्मन खड़े हैं, कश्मीर का प्रॉब्लम है, चाइना का प्रॉब्लम है, वो हमारे कंट्री के अंदर ना आ जाए। वी हैड टू बी टफ। पोखरण एक्सप्लोजन शो ऑफ स्ट्रेंथ था, जो ज़रूरी था, दुनिया को बताना था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करके दिखाया। मनमोहन सिंह जी ने हमारे टैरिफ के और उसको रिडक्शन किया, सिंप्लीफाई किया प्रोसीजर्स को, नरसिम्हा राव जी के टाइम में। अब जब सॉफ्ट पावर की असल चीज़ आप देखेंगे, वो शुरुआत हो गई थी आई थिंक 2009 से, मैं गवर्नमेंट में था, लेकिन ये पीक पर पहुंची है प्रेजेंट गवर्नमेंट में। जैसे ऑपरेशन सिंदूर भी Exactly. शो ऑफ स्ट्रेंथ, Exactly. मतलब हम चुप नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली। अब आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के वर्ड्स को देखिए आप। सिंदूर, एक लेडी की जो डिग्निटी होती है, उस पर लगाया गया सिंदूर। पाकिस्तान के पास क्या जवाब है इसका? कुछ भी झूठ बोल दे, कुछ भी सच बोल दे, तुम आतंकवादी भेजोगे, मारोगे। हम इसमें नहीं जा रहे हैं कि कब आतंकवादी आए और नहीं आए और पकड़े नहीं गए, जो अपोजिशन कहती है। हम इसमें जा रहे हैं कि तुम्हारा सिंड्रोम है, द पाकिस्तानी सिंड्रोम इज ऑफ वायलेंस, इट इज़ नॉट ऑफ नॉन वायलेंस। तुम अटैक करते गए हो। 1971 वॉर में तुमने क्या नहीं किया? एंड देन व्हाट इज द रिप्लाई विच हिस्ट्री गेव टू यू? एवरीथिंग इज देयर ऑन द टेबल। सो वन हैज टू बी, एज यू राइटली सेड, इंडिया का सॉफ्ट पावर 60% या 65% तक चला है। नाउ द हार्ड पावर, नाउ द सॉफ्ट पावर इज कमिंग अप, और इसके गेन्स बहुत मिल रहे हैं। चाइना में, मैं आपको बताऊं, मैं ICCR में था, Ambassador of the People's Republic of China had invited me to the embassy twice to thank ICCR कि हम 28 चाइनीज़ बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे थे इंडिया में, और वो फ्लुएंट हिंदी बोल रहे थे। तो ये सॉफ्ट पावर की जीत नहीं है? चाइना में बच्चे आकर के खुशी से हिंदी पर संस्कृत पढ़ रहे हैं और यहाँ की संस्कृति देख के जा रहे हैं। अफगानिस्तान के बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हैं, कल्चर जान रहे हैं यहाँ का। जामिया में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। यही तो सॉफ्ट पावर है। अब उसके साथ जब ट्रेड जुड़ जाएगा, तो इफ आई कैन कॉल इट, इट बी ए लीथल कॉम्बिनेशन, एंड वी विल एंजॉय दैट कॉम्बिनेशन. It's going to get us rich dividends. So in the end, if I say that India is the superpower of the soft power, I will not call ourselves the superpower, because China के भी बहुत बड़ी inroads हैं इसमें. उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ साथ उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज में सॉफ्ट पावर बहुत जोरों पे भेजा है ट्रेड के थ्रू. बट with China has a different policy yes, of investing. I was coming to that. उनके पीछे एक मोटिव होता है. It is not only creating a harmonious, friendly relationship, it is subjugating. It is creating Chinese by doing lots of investment. Exactly, investments और लोन हम वो नहीं कर रहे हैं. We are representing the real soft power. आप उसका देख लीजिए ना, आज अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज देख लीजिए. वो तालिबान वही आ गए, वो तालिबान फिर हमारी गवर्नमेंट के साथ आके मिल रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं.
कोई भी कंट्री को आप देख लीजिए जो शुरू में हार्ड जेस्चर लेता है, वो जिस दिन इंडिया को समझ लेता है और इंडिया की सॉफ्ट पावर वहाँ तक पहुँच जाती है इन द राइट वे, वो आते हैं हमारे पास, ज़रूर आते हैं। मार्केट एक्सेस करने भी आते हैं, वो भी ज़रूरी है, इंडस्ट्री एंड वट एवर बिजनेस, बट वो ये भी देखने आते हैं कि भाई इनका खाना कितना लजीज है, कहाँ कहाँ खा सकते हैं। Along with वसुधैव कुटुंबकम एंड अहिंसा एंड ये सारे जिस पर हमारी जो सोच है उस पर हम चलते हैं, आई थिंक इट इज बीइंग वेलकम्ड बाय मोस्ट ऑफ द नेशंस। यस, आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। आप यूएई के रूलर अभी आए हुए थे, आप उनको देख लीजिए, रियाद के किंग को देख लीजिए, दे आर मुस्लिम कंट्रीज एंड दे हैव अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो व्हाई? Because if we talk of the dichotomy of cultures, how can Islamic culture combine with the Indian culture? Because वो soft power आ चुका है, उनको दिख गया है, मार्केट दिख गया है, इकोनॉमी दिख गई है, उनको ये भी दिख गया है कि इंडिया मीन्स बिजनेस। तो आई एम श्योर वी इन द डेज टू कम वी हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। ये क्या है सर, मार्केट इंटीग्रेशन? हम एक चीज़ पर बोलना चाहेंगे कि देखिए, इंडिया टुडे इज़ द 4th largest economy, EU is the 2nd largest economy, US is the 1st largest, followed by Russia, China and all these powers. Now, ये जो ट्रेड की बात हम कर रहे हैं, ट्रीटीज़ की बात हम कर रहे हैं, उसके साथ कल्चरल इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, हमें मार्केट इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट इंटीग्रेट जब तक नहीं कीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन या बिजनेस अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। So I think these two treaties and the treaties which have been signed before that, the Commerce Ministry, they are taking full care of ensuring that market integration between Indian economy and the economies of those countries are fully matched. And the doors are opening both sides to integrate whatever best services, goods we can offer to whatever best imports we can have from them. That's it. Thank you so much sir for being in our show. बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टर्म है सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो अक्सर पीछे छूट जाता है, क्योंकि हमारा हमेशा ध्यान हार्ड डिप्लोमेसी पे ज़्यादा जाता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। Thank you for inviting me, and what a lovely talks. Thank you.